प्रश्नोत्तर की अगर हम बात करते हैं तो आप इसके लगभग 30 प्रश्न है, अभी मैं इसके 30 प्रश्न करवाने जा रहा हूं, तो आप उन अंकों को लिख सकते हैं और उसके आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और एक बात और फिर से बताना चाहता हूं कि ये प्रश्नोत्तर करने से पहले आप इस पुरस्कार कहानी को एक बार अवश्य पढ़ लें। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1909 में संपादित किया गया, किसका संपादन किया गया था? 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा इंदु पत्रिका का संपादन किया गया था। इंदु पत्रिका का, किस पत्रिका का संपादन किया गया था? इंदु पत्रिका का, जो जयशंकर प्रसाद के भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा निकाली गई थी। अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा निकाली गई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, इंद्रजाल का प्रकाशन कब हुआ था? इंद्रजाल का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1936 ईस्वी में, सन 1928 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में, सन 1933 ईस्वी में। इंद्रजाल का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1936 ईस्वी में, सन 1928 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में, सन 1933 ईस्वी में। तो आपको बता देना चाहता हूं कि सन 1936 ईस्वी में। अब आप देखेंगे कि इंद्रजाल का यहाँ चित्रण क्यों किया गया है, इंद्रजाल के बारे में क्यों पूछा गया है। तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद ने कुल 69 कहानियाँ लिखी थी, जिन्हें 5 कहानी संग्रहों में प्रकाशित किया गया था, जो थे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी इंद्रजाल। 1912 में, 1926 में, 1931 में और 1933 में और 1936 में। इंद्रजाल जो था वो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह था और इसका वर्णन यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि इसी में पुरस्कार कहानी संकलित थी। पुरस्कार कहानी जो है वो किससे ली गई है? इंद्रजाल कहानी संग्रह से ली गई है। इसलिए पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था, लगभग अंतिम कहानी। और कफन का भी मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि कफन जो थी उसका भी जो क्या बोलते हैं प्रकाशन जो हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। वो प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी और ये जयशंकर प्रसाद के अंतिम कहानी संग्रह से ली गई है। इसके बाद आता है प्रश्न 3। क्या है प्रश्न 3? प्रश्न 3 है, पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। प्रस्तुत पंक्ति में स्वस्त्ययन क्या है? प्रस्तुत पंक्ति में स्वस्त्ययन क्या है? तिलक करना है, मांगलिक मंत्रोच्चारण करना है, हल चलाना है या यज्ञ सामग्री करना है। ठीक है, तिलक करना है, मांगलिक मंत्रोच्चारण करना है, हल चलाना है या फिर यज्ञ सामग्री। तो बता देना चाहता हूं क्या होगा इसका उत्तर? मांगलिक मंत्रोच्चारण करना। पुरोहित वर्ग ने क्या किया? मांगलिक मंत्रोच्चारण किया। पुरोहित वर्ग ने मांगलिक मंत्रोच्चारण किया। क्या? स्वस्त्ययन किया। स्वस्त्ययन क्या होता है? स्वस्त्ययन मांगलिक मंत्रोच्चारण। अब आता है प्रश्न संख्या 4। क्या है प्रश्न संख्या 4? प्रश्न संख्या 4 है, कौशल में उत्सव से संबंधित संगत कथन छांटिए। तो प्रश्नों को आप, कुछ प्रश्न हो सकता है आपको आसान लगे, वो आसान इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका मूल्यांकन करना ही नहीं है। प्रश्नों के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य है कि आपको कहानी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो कि कहानी क्या थी, कहानी के पात्र किस प्रकार के थे, उनकी क्या क्या भूमिकाएं थी, इस कहानी का क्या उद्देश्य था। ये सारी की सारी बातें मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो व्याख्याता के लिए जो हमारी नई जो पुस्तक आई है, उसमें इसके लगभग 100 प्रश्न मैंने दिए हैं। तो वो उसके बाहर से मुझे नहीं लग रहा कोई प्रश्न आएगा। जो किसी को अच्छा लगे आप देख सकते हैं, किसी को पसंद हो तो आप उसको ला भी सकते हैं। कौशल में उत्सव से संबंधित संगत कथन छांटिए। नगर तोरण से जय घोष हुआ। नगर तोरण से जय घोष हुआ। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के थाल कुमकुम और खीलों से भरे हुए थे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों कहने से तात्पर्य यह है ये और उपयुक्त सभी। तो कौन सा उत्तर है इसका, या फिर उपयुक्त सभी, कौन सा उत्तर है? तो आपको बता देना चाहता हूं इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। इसका उत्तर द है, उपयुक्त सभी। अब ये किस समय की बात है, ये किस समय का वर्णन है? ये उस समय का वर्णन है जब उत्सव प्रारंभ हुआ कि जो कौशल है उसमें प्रत्येक वर्ष एक उत्सव मनाया जाता था। उसमें क्या होता था कि राजा जो था वो भूमि पर हल चलाता था, स्वयं अपने हाथ से हल चलाता था और वो भूमि उसकी मानी जाती थी, वह उस पर भूमि पर खेती करता था।
तो उससे पहले, उत्सव से पहले की जो तैयारी थी उसका चित्रण यहाँ किया। क्या किया गया था? नगर तोरण से जय घोष हुआ, नगर तोरण से जय घोष हुआ, राजा की महाराज की जय जयकार हुई, रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई, चारों तरफ रथ, हाथी और अश्वारोही थे चारों तरफ महाराज के। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियां, सौभाग्यवती और कुमारी जो सुंदरियां थी वो थाल में कुमकुम और खीलों से भरे हुए खड़ी, जो कुमकुम और खीलों से भरे हुए थाल लिए खड़ी थी। फिर आता है कौशल के प्रसिद्ध उत्सव में महाराज एक दिन के लिए क्या बनते थे? कौशल के प्रसिद्ध उत्सव में महाराज एक दिन के लिए क्या बनते थे? माली, मजदूर या बढ़ई? माली, मजदूर या बढ़ई? तो क्या, या कृषक? माली, मजदूर, बढ़ई या फिर कृषक। एक दिन के लिए क्या बनते थे? द है कृषक। एक दिन के लिए क्या बनते थे? कौशल के प्रसिद्ध महाराज, कौशल के प्रसिद्ध उत्सव में महाराज एक दिन के लिए क्या बनते थे? तो उत्तर बता देना चाहता हूं, कृषक। क्या बनते थे? एक दिन के लिए कृषक बनते थे। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, याद रख लेना। फिर है, इस वर्ष किसके खेत को इंद्र पूजन तथा महाराज की खेती हेतु चुना गया था? इस वर्ष किसके खेत को इंद्र पूजन तथा महाराज की खेती हेतु चुना गया था? मधुलिका का, अरुण का, सेनापति का या अग्निसेन का? मधुलिका का, अरुण का, सेनापति का या अग्निसेन का? किसके खेत को चुना गया था? तो आपको बता देना चाहता हूं किसके खेत का? मधुलिका के खेत को। किसके खेत को चुना गया था? मधुलिका के खेत को चुना गया था। किसके लिए? महाराज की खेती के लिए, महाराज द्वारा खेती करने के लिए और इंद्र पूजन के लिए। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7, मधुलिका से संबंधित संगत कथन छांटिए। मधुलिका से संबंधित संगत कथन छांटिए। वह कभी अपने कोशे वसन को संभालती, कभी अपने रूखे अलकों को। वह कभी अपने कोशे वसन को संभालती, कभी अपने रूखे अलकों। कब की बात है? जब वह महाराज के साथ, महाराज जब खेती करने एक दिन के लिए खेती करने के लिए आते हैं, कृषक बनते हैं, तो वह स्वर्ण जनित जो हल है उसको पकड़ते हैं और उसको बीज डालने के लिए, एक जो साथ में रहता है बीज डालने के लिए, तो यह जो है सौभाग्य किसको? मधुलिका को प्राप्त होता है। और यह अक्सर उसी को प्राप्त होता है जिसकी भूमि होती है, भूमि ली जाती है कृषि खेती करने के लिए, इंद्र पूजन के लिए। तो यह मधुलिका को मिला और मधुलिका जो बीज है महाराज को दे रही थी। तो उसी समय का यह चित्रण है कि वह कभी अपने कोशे वसन को संभालती, कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर, सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर, सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट के साथ चीर रहे थे। और चौथा ऑप्शन है द, उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन क्या है? द, जो है उपयुक्त सभी। तो आप बता सकते हैं उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उत्तर होगा उपयुक्त सभी। चलो आगे चलते हैं। आह कितना भोला सौंदर्य, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। पंक्ति में किसके भोले सौंदर्य एवं सरल चितवन की बात की जा रही है? खेत की, चांदनी रात की, शीतकाल की रात्रि की या मधुलिका की? किसके सौंदर्य की बात की जा रही है? किसके सौंदर्य की? आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। पंक्ति में किसके भोले सौंदर्य एवं सरल चितवन की बात की जा रही है? खेत की, चांदनी रात की, शीतकालीन रात्रि की या मधुलिका की? किसके सौंदर्य की बात की जा रही है? पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कौन बात कर रहा है। तो उत्तर है इसका मधुलिका की। मधुलिका के सौंदर्य की बात की जा रही है। और कौन कर रहा है मधुलिका के सौंदर्य की बात? अरुण कर रहा है। कौन कर रहा है? अरुण कर रहा है। और कब कर रहा है? जब उत्सव हुआ था। तो उस उत्सव में क्या था कि मधुलिका जो उस उत्सव में भाग ले रही थी, जिसने भूमि दान किया था, तो उस वक्त सभी तो राजा को देख रहे थे और अरुण उस उत्सव में शामिल हुआ था। अरुण जो मगध से था वह भी उस उत्सव में शामिल हुआ था और वह सिर्फ किसको देख रहा था? वह मधुलिका को देख रहा था। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? जब इंद्र पूजन के लिए
या महाराज के कृषक बनने के लिए जो भूमि ली गई थी उसका चौगुना दाम दिया जाता था और उसी चौगुने दाम में मधुलिका को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक थाल दिया गया। अब उसके साथ उसने क्या किया, स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी, महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी, महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी, अपने पास रख ली, प्रसन्नता से सबको बांट दी। तो इसी के अनुसार इसका उत्तर है महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी, महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी स्वर्ण मुद्राएं जो थी। प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 अबोध क्या कह रही है? अबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कथन किसका है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कथन किसका है? सेनापति का, वृद्ध मंत्री का, महाराज का या गांव के वृद्ध का? सेनापति का, वृद्ध मंत्री का, महाराज का या गांव के वृद्ध का? तो यह प्रश्न है वृद्ध मंत्री का। किस लिए कहा था उसने? क्योंकि जब उसने स्वर्ण मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया था और उसने महाराज के ऊपर से न्यौछावर करके बिखेर दी थी, तब उसने कहा था कि यह राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार है। तब मधुलिका कहती है कि यह तिरस्कार नहीं है, क्योंकि मैं इस भूमि का मूल्य नहीं ले सकती, यह भूमि मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि यह मेरे पितृ और पितामहों की भूमि है, मैं इसे मतलब बेच नहीं सकती, मैं आपको इसे दे सकती हूँ राज्य के लिए, ठीक है। तो इसलिए वह उत्सव के परंपरागत नियम है। किसी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनना, उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? किसी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनना, भू संपत्ति का चौगुना मूल्य अनुग्रहपूर्वक दिया जाता है, खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है वह राजा का खेत कहा जाता है, खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है लेकिन वह राजा का खेत कहा जाता है, और उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा उत्तर होगा? उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 क्या है? प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली। सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली। सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली। तो सिंह मित्र कौन है? सिंह मित्र मधुलिका के पिता थे। कौन थे सिंह मित्र? कहानी की नायिका मधुलिका के पिता थे सिंह मित्र। अब इसके बारे में किसने कहा था? सिंह मित्र की कन्या, ठीक है, किसने कहा था? महाराज ने। ये जो कथन है किसका है? महाराज का, मंत्री का, सेनापति का या दरबारी का? महाराज का, मंत्री का, सेनापति का या दरबारी का? तो यह कथन है महाराज का। किसका कथन है ये? महाराज का कथन है। सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी। प्रश्न संख्या 13 उत्सव के लिए चुना गया खेत किसका खेत कहलाता था? राजा का, सेनापति का, राज्य का? राजा का, सेनापति का, राज्य का या फिर मालिक का? किसका खेत कहलाता था? चुना गया खेत राजा का खेत कहलाता था। किसका खेत कहलाता था? राजा का। मधुलिका उत्सव समाप्त होने के बाद कहाँ बैठी रही? मधुलिका उत्सव समाप्त होने के बाद कहाँ बैठी रही? विश्राम भवन में, अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे, अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे, अपने खेत में विशाल वट वृक्ष के नीचे, अपने खेत में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। कहाँ बैठी रही थी मधुलिका जब उसकी भूमि को राज्य की भूमि के रूप में ले लिया गया था? तो कहाँ बैठी रही थी? अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे, विशाल मधुक वृक्ष के नीचे। यहीं पर उसने अपनी झोंपड़ी पर्ण कुटिया बना रखी थी और यहीं पर अरुण उससे मिलने के लिए आता है। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है विश्राम भवन में कौन जागरण कर रहा था? अग्निसेन। विश्राम भवन में कौन जागरण कर रहा था? अग्निसेन, सिंह मित्र, अरुण या मधुलिका? अग्निमित्र, सिंह मित्र, अरुण या मधुलिका? तो कौन कर रहा था? अरुण। कौन कर रहा था विश्राम भवन में जागरण? अरुण कर रहा था। कब? जब उत्सव में, जो राज्य का उत्सव मनाया जाता था, उस उत्सव में
मगध के राजकुमार अरुण को भी बुलाया जाता है, लेकिन वह उसको विश्राम भवन में ठहराया जाता है। वहाँ वह सोता नहीं है, वह क्या कर रहा होता है, जागरण कर रहा होता है, मतलब जागते हुए रहता है, सोता नहीं है, ठीक है, किस लिए। और फिर वह वहाँ से उठकर, क्योंकि वो किसके बारे में सोचता रहता है, मधुलिका के बारे में सोचता रहता है। प्रश्न 16, कौन प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था? कौन प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था? राजकुमार अरुण, मधुलिका, कपोती, सिंधु देश का तुरंग या राजकुमार का अशु? कौन प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था? राजकुमार अरुण, मधुलिका, कपोती, सिंधु देश का तुरंग। कौन हो रहा था? सिंधु देश का तुरंग। सिंधु देश का तुरंग ये कहाँ का प्रसंग है कि जब राजकुमार, अभी पीछे जो प्रश्न है उसी के आगे का यह प्रश्न है कि वह जो विश्राम भवन में रात्रि जागरण कर रहा था, कौन? अरुण। और फिर वो वहाँ से सुबह जल्दी ही वहाँ से निकल जाता है मधुलिका को मिलने के लिए, निकल जाता है। तब उसका जो अश्व होता है, उसका घोड़ा जो होता है, वो किससे? प्रभात के पवन से बातें कर रहा होता है। प्रश्न संख्या 17, युवक कुमार तीर सा निकल गया, पंक्ति में अलंकार है। युवक कुमार तीर सा निकल गया, पंक्ति में अलंकार है। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या विभावना है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर विभावना है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर विभावना है? कौन सा अलंकार है? युवक कुमार तीर सा निकल गया, तो जहां सा आया हुआ है कौन सा होगा? यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। कब? वहाँ से, कहाँ से? मगध से। मगध से युवक जो सैनिक थे उनके बीच से कैसे निकल गया? तीर सा निकल गया था। ये वहाँ का प्रसंग है। छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन? छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर, कुमारी के, सोई हुई कुमारी के सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले, सोई हुई कुमारी के सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? कथन है, एक कोकिल का, वृद्ध मंत्री का, प्रतिहारी का या सेनापति का? एक कोकिल का, वृद्ध मंत्री का, प्रतिहारी का या फिर सेनापति का? तो किसका था? एक कोकिल का। जब वो मधुक वृक्ष के नीचे सो रही होती है और पहली बार अरुण आता है, राजकुमार अरुण आता है, वह सो रही होती है, तो उस सोई हुई को, उसके सौंदर्य को वह देखने लग जाता है। तब उसी वृक्ष की जो कोकिल है वह उसे कहती है कि हे दृष्ट तुम कौन हो? सोई हुई बालिका के सौंदर्य का, सोई हुई बालिका के सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले। पुरस्कार कहानी में मधुलिका को कहा गया है। पुरस्कार कहानी में मधुलिका को कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? कृषक बालिका कहा गया है, या फिर सरलता की देवी कहा गया है, या फिर एक छिन्न माधवी लता कहा गया है। एक छिन्न माधवी लता कहा गया है। क्या कहा गया है? कृषक बालिका कहा गया है, सरलता की देवी कहा गया है, एक छिन्न माधवी लता कहा गया है, या उपयुक्त सभी कुछ कहा गया है। तो क्या कहा गया है उसको? उपयुक्त सभी। मधुलिका को, पुरस्कार कहानी में मधुलिका को कृषक बालिका भी कहा गया है, सरलता की देवी भी कहा गया है और एक छिन्न माधवी लता भी कहा गया है। उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, क्या है प्रश्न संख्या 20? कौन दुख से विकल था? कौन दुख से विकल था? अरुण, मधुलिका और महाराज या सेनापति? अरुण, मधुलिका, महाराज और सेनापति। तो कौन था दुख से विकल? मधुलिका। यह प्रसंग कब का है? यह प्रसंग तब का है जब वह मधुलिका पर्णकुटिया बनाकर मधुक वृक्ष के नीचे रह रही होती है और जो राजकुमार अरुण है वो पहली बार उससे मिलने आता है। यह तब का प्रसंग है। तब वो कहती है कि मैं दुख से विकल हो रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। पंक्ति में नंदन बिहारी कहा गया है। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। पंक्ति में नंदन बिहारी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, अरुण को, महाराज को, सेनापति को? श्री कृष्ण को,
अरुण को, महाराज को या सेनापति को? किसको कहा गया है? अरुण को। किसको कहा गया है? नंदन बिहारी किसको कहा गया है? अरुण को। कब कहा गया था? जब उसने प्रणय निवेदन किया था राजकुमारी मधुलिका से, तब मधुलिका उसके कहती है कि आप तो नंदन बिहारी हो और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली क्या हूँ, जीने वाली हूँ, इसलिए मतलब मैं आपका प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं कर सकती। मधुलिका कहाँ की रहने वाली थी? मधुलिका कौशल की रहने वाली थी, मगध की रहने वाली थी, अवंतिका की, उज्जैन की। जो मधुलिका थी वो कहाँ की रहने वाली थी? कौशल की, मगध की, अवंतिका की। कहाँ की रहने वाली थी मधुलिका? कौशल की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? कौशल की। कहाँ की रहने वाली थी मधुलिका? कौशल की। और मगध का रहने वाला कौन था? अरुण। मगध का रहने वाला कौन था? अरुण था। प्रश्न संख्या 23 क्या है? प्रश्न संख्या, यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। कथन है मधुलिका का, अरुण का, अग्निसेन का या वृद्ध मंत्री का? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। कथन है मधुलिका का, अरुण का, अग्निसेन का या वृद्ध मंत्री का? किसका है? तो यह है मधुलिका का। किसका कथन है ये? मधुलिका का। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। कथन है किसका? मधुलिका का। किस लिए होता है? जब उसको दुखी देखता है और अरुण, राजकुमार अरुण को यह पता चलता है कि मधुलिका जो अपनी भूमि है, जो अपनी पैतृक भूमि है, वह देकर खुश नहीं है, तब वो कहता है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहती है कि जो मानव हृदय है, यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। मतलब हृदय जो है, जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन नहीं करता है। जो संसारिक नियम बने हैं उन नियमों का पालन, ये एक रहस्य की बात है कि उन नियमों का पालन जो है वो हृदय नहीं करता है, इसलिए फिर वह दुखी भी रहता है। मधुलिका अपनी भूमि कौशल नरेश को देने के बाद अपना जीवन यापन कैसे करती थी? मधुलिका अपनी भूमि कौशल नरेश को देने के बाद अपना जीवन यापन कैसे करती थी? भीख मांग कर, घरों में काम करके, दूसरों के खेत में काम करके, चौथे पहर रूखी सूखी खाकर। कैसे करती थी? भीख मांग कर, घरों में काम करके, दूसरों के खेत में काम करके, चौथे पहर रूखी सूखी खाकर, और या फिर ऑप्शन द है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा दूसरों के खेत में काम करके, चौथे पहर रूखी सूखी खाकर। दूसरों के खेत में काम करके, चौथे पहर रूखी सूखी खाकर। मधुलिका की कहानी है। मतलब ऐसी स्थिति के बावजूद भी वह अपने कर्तव्य का पालन करती है। हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मतलब इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जो है वो हमारे मन में देशभक्ति की भावना भरते हैं कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी वह अपने देश से प्रेम करती है। उसे महाराज के कारण कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह अपने राज्य से प्रेम करती है। तो कहने से अपनी मातृभूमि से प्रेम करती है। तो प्रसाद जी हमें यही प्रेरित करना चाहते थे कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देश प्रेम के लिए निजी स्वार्थों का बलिदान भी करना चाहिए। जिस प्रकार एकमात्र जो साधन था जीविका का, मधुलिका की जीविका का एकमात्र साधन था, वह था उसकी भूमि, पैतृक भूमि। वह भी उसने राज्य के लिए न्यौछावर कर दी थी, बलिदान कर दी थी, उसका त्याग कर दिया था। मधुलिका की पर्ण कुटीर की दीवारें किस से बनी हुई थी? मधुलिका की पर्ण कुटीर की दीवारें किस से बनी हुई थी? मधुलिका की पर्ण कुटिया जो थी वो कहाँ बनी हुई थी? उसी के खेत के किनारे, उसी के खेत के किनारे मधुक वृक्ष के नीचे, पर्णों से, सूखे डंठलों से, मिट्टी से। पर्णों से, सूखे डंठलों से या मिट्टी से। तो किससे बनी हुई थी? क्या? दीवारें। क्या चीज़ें? दीवारें किससे बनी हुई थी? किसकी? पर्ण कुटीर की। तो पर्ण से तो क्या बनी हुई थी? कुटिया बनी हुई थी। और उसकी दीवारें किससे बनी हुई थी? सूखे डंठलों से। किससे बनी हुई थी उसकी दीवारें? सूखे डंठलों से उसकी दीवारें बनी हुई थी पर्ण कुटिया की। किसके? मधुलिका के कुटिया की। आह, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित है, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। आह, मनुष्य कितना निर्दय है,
अपरिचित है, क्षमा करो जाओ अपने मार्ग। मधुलिका के इस कथन में अपरिचित किसे कहा गया है? महाराज को, मंत्री को, अग्निसेन को या अरुण को? द है राजकुमार अरुण। किसको कहा गया? आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित है, अपरिचित। आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो जाओ। ये कब का प्रसंग है? ये उत्तर क्या होगा बता देता हूं। महाराज को, मंत्री को, अग्निसेन को या अरुण को? महाराज को, मंत्री को, अग्निसेन को, अरुण को। तो किसको कहती है? अरुण को। यहाँ अपरिचित किसे कहा गया है? अरुण को कहा गया है। कब कहा गया है? जब पहली बार अरुण मधुलिका से मिलने जाता है। मधुलिका को यह ध्यान नहीं होता कि जब उसने उसे उत्सव में देखा था तभी जो अरुण है उससे प्रेम करने लग जाता है। लेकिन जब वह पहली बार उस कुटिया में उससे मिलता है तो तब वह कहती है कि हे अपरिचित, क्या कहती है? कि मनुष्य कितना निर्दय है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि यह इसका जो है मजाक उड़ाने के लिए आया है। भी कहाँ तो वह कृषक बालिका और कहाँ वह राजकुमार, तो उनका जो विवाह है वो कैसे हो सकता है? जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। पंक्तियाँ किस अध्याय से ली गई है? पंक्तियाँ किस अध्याय से ली गई है? अनोखी परीक्षा, बेचारा कॉमनमैन, पुरस्कार। अनोखी परीक्षा, बेचारा कॉमनमैन, पुरस्कार या कफन? अनोखी परीक्षा, बेचारा कॉमनमैन, पुरस्कार या फिर कफन। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण, तो इसका उत्तर क्या होगा? पुरस्कार। इसका उत्तर रहेगा पुरस्कार। बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि पुरस्कार कहानी पढ़ा रहा हूं तो उत्तर पुरस्कार, लेकिन जब सभी कहानियों का प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे तब ये समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इसको गौर से, ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं पहले भी पढ़ाता हूं तो बता चुका हूं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में बड़ा सारा कथन दिया होता है, तो हमें देखते ही हम उस कथन को पढ़ते नहीं। ये कथन इसलिए दिया जाता है कि इस प्रकार का कहानी का अगर कथन आ जाए तो आपके ध्यान में रहे कि यह किस कहानी से लिया गया है। लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं? उस वक्त वही कहानी पढ़ रहे होते हैं और उसी कहानी का टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आपके आसानी से पढ़े बिना ही, इतना बड़ा प्रश्न पढ़े बिना ही आप उत्तर दे देते हैं कि हाँ ठीक है ये तो पुरस्कार के होगा क्योंकि टेस्ट अभी पुरस्कार कहानी का ही चल रहा है। लेकिन उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यही प्रश्न जब परीक्षा में आएगा तब वहाँ आपके पास कहानी पुरस्कार नहीं होगी, वहाँ आपके पास बहुत सारी कहानियाँ होंगी। वहाँ आपको हो सकता है किसी अन्य कहानी से हो, या पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी भी हो, या इसके अलावा जो निबंध कविता क्या है या शीर्ष के फूल दिए गए हैं उनका नाम भी यहाँ ऑप्शन में दिया गया हो, तो आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए ऐसे जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही उसका उत्तर दें। सॉरी। मधुलिका को कहाँ का काल्पनिक चित्र नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा? मधुलिका को कहाँ का काल्पनिक चित्र नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा? अपने खेत का, खेत में लहलहाती हुई फसल का, मगध की प्रसाद माला के वैभव का, राजकुमार अरुण के प्रेम का। अपने खेत का, खेत में लहलहाती हुई फसल का, मगध की प्रसाद माला के भव्य का, राजकुमार अरुण के प्रेम का। किसका दिखाई देने लगा था? स। उत्तर है इसका स। मगध की प्रसाद माला के वैभव का क्या दिखाई देने लगा था? काल्पनिक चित्र नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ, नभ में आकाश में बिजली के प्रकाश में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में, खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में, खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है। प्रस्तुत पंक्ति में खिलवाड़ी शिशु किसे कहा गया है? राजकुमार अरुण को, मधुलिका को, महाराज को या सेनापति को? राजकुमार अरुण को, मधुलिका को, महाराज को या सेनापति को? किसको कहा गया है? मधुलिका को। किसको कहा गया है? मधुलिका को। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है। प्रश्न संख्या 30।
वर्षा के भीषण रूप को देखकर मधुलिका किसके बारे में सोचकर कांप उठी? वर्षा के भीषण रूप को देखकर मधुलिका किसके बारे में सोचकर कांप उठी? वर्षा के भीषण रूप को देखकर स्वयं के बारे में, राजकुमार अरुण के बारे में, अपनी जर्जर झोंपड़ी के बारे में या उपयुक्त सभी? वर्षा के भीषण रूप को देखकर मधुलिका किसके बारे में सोचकर कांप उठी? स्वयं के बारे में, राजकुमार अरुण के बारे में, अपनी जर्जर झोंपड़ी के बारे में, उपयुक्त सभी। तो उत्तर होगा इसका अपनी जर्जर झोंपड़ी के बारे में। उत्तर होगा स, अपनी जर्जर झोंपड़ी के बारे में। तो इसी के साथ हमने पुरस्कार कहानी पूर्ण हुई और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में सफलताएं प्राप्त करो, अच्छे से याद करो और अच्छे से याद हो आप सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लाऊं, अच्छी से अच्छी सामग्री आप लोगों के सामने ला सकूँ, आप लोगों तक पहुंचा सकूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।